नमस्कार, 22 जुलाई 22 खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। गुजरात से शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेकर वापस आए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में कहा कि सभी प्रदेशों ने शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है। सभी प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश की विशेषताएं बताई। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हरियाणा के कार्य की तारीफ की है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि 13 से 15 जून के बीच 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके बाद 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित होंगे। नई शिक्षा नीति है, उसके बारे में वहाँ पे चर्चा हुई है और किस किस प्रदेश ने कितना कितना काम उसमें किया, उसकी सारी जानकारी हमने दी है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए बच्चों को दोबारा से ट्रेनिंग है और उसमें हमारा काफ़ी अच्छा प्रयास है। हालांकि कोरोना की वजह से भी है और पीछे भी उसमें था। हमारा अच्छा प्रयास है। उसका टारगेट जो केंद्र की ओर से 2026-27 दिया गया, लेकिन हमने उसमें लक्ष्य रखा है कि हम 2024-25 तक इसको कंप्लीट कर देंगे और केंद्र सरकार ने भी माना कि हमने काफ़ी अच्छा काम उसमें किया है। वोकेशनल एजुकेशन में बहुत जोर था। हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार गैस स्किल पे बहुत जोर दिया, तो उसमें भी हमारा जो था वो हमारे केंद्रीय मंत्री से सेटिस्फाई थे कि जहाँ हमने 2012 में इसको शुरू किया था, केवल उस टाइम उसमें 40 स्कूल थे और आज हमारे 1074 स्कूल जो है उसमें काम कर रहे हैं। देखिए, अभी पहले बार का रिजल्ट आएगा और 13 जून से लेकर 15 जून तक उम्मीद है कि उसमें रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद 10वीं का रिजल्ट। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर बहादुरगढ़ में उम्मीदवारों के फॉर्मों की स्क्रूटनिंग की गई और जानकारी के मुताबिक बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के 20 फॉर्म जमा हुए हैं। वहीं शहर में के 31 वार्डों के लिए 151 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें सभी 171 फॉर्म स्क्रूटनिंग में ठीक पाई गई हैं। बहादुरगढ़ के एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को नामांकन वापस लेने का दिन है। जो उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है वो ले सकता है। निकाय चुनाव के लिए की गई स्क्रूटनिंग आपको बता दें, अध्यक्ष पद के लिए भरे गए 20 फॉर्म और साथ ही निकाय चुनाव के लिए 171 फॉर्म भरे गए हैं। अब उनकी स्क्रूटनिंग की जा रही है और जिन्हें वापस लेना है नाम, वो नाम ले सकते हैं वापस, ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम जिला अदालत ने M3M बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके खिलाफ बिल्डर ने जिला कोर्ट में याचिका लगाई है। बिल्डर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बिल्डर को राहत दे दी है और कोर्ट ने M3M बिल्डर के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है। कोर्ट में दायर याचिका में बिल्डर की तरफ से दलील दी गई कि बायर अखिलेश नथानी ने वक्त पर पेमेंट नहीं दी, जिसके चलते उसे फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया गया। दरअसल बायर अखिलेश नथानी ने कोर्ट में बिल्डर पर आरोप लगाया था कि 7 साल पहले सेक्टर 63 में एक प्रोजेक्ट में 2 यूनिट कराई थी और बिल्डर ने पेमेंट लेने के बाद भी पोजीशन नहीं दिया। बगैर OC के पोजीशन लेने का मेल भेजा गया। बिल्डर ने शिकायत करने वाले पर पेमेंट न देकर एग्रीमेंट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अखिलेश कुमार नथानी ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने 30 सितंबर 2015 को बिल्डर के अर्बना प्रोजेक्ट में 2 यूनिट बुक की थी। इसके लिए 1,95,26,270 रुपए और 1,76,97,696 रुपए भुगतान किए थे, लेकिन फाइनल पेमेंट के बाद भी उसे पोजीशन नहीं दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। 2 कमर्शियल यूनिट अलॉट होती हैं हमारे क्लाइंट को, जो इनकी लगभग वैल्यू 2 करोड़ ईच है, तो लगभग 4 करोड़ की कमर्शियल यूनिट्स अलॉट होती हैं। और जो अखिलेश कुमार नथानी जो कंप्लेनेंट थे, इन्होंने एक अमाउंट बिल्डर को दिया 30 से 40%। उसके बाद जो बाकी पेमेंट होनी थी वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आने पे होनी थी। ये M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डेवलपर का नाम है और ये अलॉटमेंट के बाद जब डेवलपर ने बाकी का पैसा मांगा तो क्लाइंट ने अखिलेश नथानी ने उनसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मांगा, क्योंकि अग्रीमेंट के तहत जो आखिरी किस्त ड्यू थी वो तभी ड्यू थी जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट डेवलपर के पास आ जाएगा। और ऑन रिकॉर्ड जो डेवलपर ने बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के तब तक आया भी नहीं था, प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं था, पूरा पैसा मांगा। जब क्लाइंट ने उसको देने से मना किया अखिलेश कुमार नथानी ने, तो उन्होंने उनकी यूनिट कैंसिल कर दी और जो उनका अमाउंट था, जो पेड अमाउंट था, लगभग उसमें से जो 40 लाख रुपए उन्होंने पे कर रखे थे यूनिट के लिए, वो फोरफीट कर लिए डेवलपर ने।
तो ये मामला था और इस पे कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि ये चीटिंग का केस है, क्योंकि आपने पैसा पूरा ले लिया है बायर से, पूरा इन द सेंस जो उस समय तक ड्यू था, और बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के कोई भी पोजेशन एक लीगल पोजेशन नहीं है। तो इस पे संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया। गतपुरी टोल को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी है। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर टोल के लिए जमीन नहीं देंगे। NH-19 पर गतपुरी टोल का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसको लेकर जहां टोल हटाओ संघर्ष समिति लगातार मांग कर रही है कि यह टोल पूरी तरह से अवैध रूप से बनाया गया और यह जल्द से जल्द यहां से हटना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ NHAIA के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने आज वहां पर पैमाइश की, जिसमें साफ तौर पर कहें तो जो गतपुरी ग्राम पंचायत की ज़मीन है उस पर ये टोल कहीं ना कहीं बना हुआ है और इसको लेकर अब आगे की जो प्रक्रिया है उन्होंने शुरू कर दिया। उनका दावा है कि इस ज़मीन को एक्वायर किया जाएगा, उसके बाद इसका मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ग्रामीण अब इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि वो किसी भी हालत में एक्वायर नहीं करने देंगे और अपनी ज़मीन को लीज पर देंगे ताकि उनकी ग्राम पंचायत की आमदनी बनती रहे। लेकिन उसके अलावा भी अगर जब तक टोल के नियम पूरे नहीं होते तब तक किसी भी सूरत में इस टोल को चलने नहीं दिया जाएगा। देखना होगा कि टोल अब कब तक शुरू हो पाता है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। और सिरसा में खराब फसल को मुआवजे को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने एक बार फिर से हरियाणा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पिछले दिनों खराब हुई फसल की मुआवजे की मांग को लेकर आज सिरसा में किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का कहना है कि पिछले दिनों खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर वे लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनको आश्वासन तो जरूर दिया था, लेकिन अभी आश्वासन झूठा साबित हो रहा है। उन्होंने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा किसानों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हरियाणा सरकार को उनके मुआवजे की राशि की सही जानकारी नहीं दी है, जिस कारण सरकार उनको मुआवजा देने से इनकार कर रही है। साथ साथ किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जिला प्रशासन ने और हरियाणा सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में किसानों ने फसलों के मुआवजे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बीमा कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन चडूनी के किसानों ने आज जिला सचिवालय रेवाड़ी पहुंचकर जमकर बीमा कंपनी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि वर्ष 2018 से लेकर और 22 तक अभी तक उन्हें अपनी बाजरे और कपास की फसलों का मुआवजा नहीं मिला, जबकि उनके खाते से प्रीमियम राशि काट ली गई। उनका आरोप है कि मुआवजा देने की बजाय प्रीमियम राशि ही उन्हें वापस लौटा दी गई और 14 करोड़ रुपया सरकार से साझबाज करके बीमा कंपनी ही डकार गई। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जल्दी किसानों को उनकी बीमा राशि का जो मुआवजा मिलना है वो उनके खाते में नहीं आया तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और जिसके लिए जिला प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार होगी। श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में फतेहाबाद के गांव मूसेहली से पंजाब पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल देवेंद्र उर्फ काला को गिरफ्तार किया है। मूसेवाला हत्याकांड के मामले में आज फतेहाबाद पुलिस के द्वारा तीसरी गिरफ्तारी गांव फतेहाबाद के मूसेहली से की गई। मूसेहली गांव से पुलिस ने देवेंद्र उर्फ काला को घर से गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो 4 गैंगस्टर बोलेरो गाड़ी में पंजाब के लिए रवाना हुए थे, उनके साथ फतेहाबाद के गांव मूसेहली के रहने वाले देवेंद्र उर्फ काला का रिश्ता है, जिसमें चरणजीत और केशव शामिल हैं। हालांकि पंजाब पुलिस के द्वारा तीसरी गिरफ्तारी फतेहाबाद से की गई है और लगातार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार फतेहाबाद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी बोलेरो गाड़ी के द्वारा जो पेट्रोल डलवाया गया था उसकी फुटेज भी सामने आई थी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो पकड़े गए आरोपी हैं क्या खुलासा करते हैं। वहीं इस मामले में जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है वो उसका बेटा भी मीडिया के सामने आया है और उसका कहना है कि केशव एक बार उनके घर जरूर आया था। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा।
20 मार्च को अंबाला में मिले हैंड ग्रेनेड और आईडी मामले को अंबाला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 मई को करनाल से 3 आरोपियों को संदिग्ध सामान के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि उन्होंने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से आए विस्फोटक सामान और पैसों को अंबाला में रखा था। अंबाला पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी गुरप्रीत, गोपी, आकाशदीप और अमनदीप पंजाब के फिरोजपुर जिले के रहने वाले हैं, जिनका सरगना पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। 20 मार्च को जो अंबाला से चंडीगढ़ रोड जाता है उसके साथ में वेकेंट लैंड के अंदर जो कि गांव सद्दापुर की हद पड़ती है, वहाँ पे कुछ आईईडीज़ और ग्रेनेड्स रिकवर हुए थे, जिसके ऊपर अंबाला पुलिस द्वारा एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था। पूछताछ के अंदर इन्होंने ये कबूल किया कि होली से लगभग 3 या 4 दिन पहले इन्होंने इनको टास्क दिया गया था। जो इनका हैंडलर है पाकिस्तान बेस्ड रिंडा, उस द्वारा इनको टास्क दिया गया था कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और साथ में ये ग्रेनेड्स और कुछ पैसे इनको 12 माइलस्टोन है जो अंबाला का चंडीगढ़ रोड के ऊपर, वहाँ पे रखने के लिए इनको हिदायत दी गई थी, जिसके अनुसार इन्होंने काम करते हुए वहाँ पे 50,000 रुपये, 3 ग्रेनेड और 1 आईईडी को वहाँ पे रखा था। वहीं करनाल के पालनगर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जहां आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने कार्रवाई को लेकर रोड जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आश्वासन देकर जाम खुलवाया। रामनगर के एसएचओ किरण ने बताया कि पालनगर में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें किशोर नंद नाम के व्यक्ति की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। मृतक की पत्नी और परिजनों का कहना है कि 2 जून को वो घर के बाहर बैठे थे, उस वक्त बिजली बंद थी। इस दौरान सामने वाले घर में पड़ोसी आपस में झगड़ रहे थे, तभी नंद किशोर वहां गए तो पड़ोसी ने नंद किशोर पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान नंद किशोर की मौत हो गई। हम अपने घर पे बैठे हुए थे, दरवाजे के पास लाइट नहीं थे, तो पड़ोस में आमने सामने जो हमारे घर थे ना, उनके साथ थोड़ा सा तू मैं अंदर हो रहा था उनकी, तो मेरे हस्बैंड दरवाजा उनके खड़खड़ा करे चुप हो जाओ, लड़ा झगड़ा मत। बाकी तीसरा जो हमारी पड़ोसी था साथ वाला, उन्होंने ऐसे ही करके गया, लोहे का कुल्हाड़ी लेके आया, लोहे का ऐसे पाइप ना गंडासा जैसा था, एकदम से मेरे घर पीछे से बाढ़ किया। ये 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है और लड़ाई झगड़ा होने के बाद दोनों पार्टी के एक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और जो आज दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई एक पक्ष में से। इसमें जिस भी समय भी हमारे पास कंप्लेंट आई उसी समय हमने मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई अमल में लाई और अभी भी जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। भवानीखेड़ा में जौहर से भैंसों को बाहर निकालने उतरे 2 युवकों में से एक युवक की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों ने युवक का शव 2.5 घंटे बाद जौहर से निकाला। भवानीखेड़ा के गांव कुंगड़ में आज एक बहुत ही दर्दनाक घटना देखने को मिली। आज दोपहर करीब 11:30 बजे 2 युवक भैंसों को निकालने के लिए कुंगड़ के छोटा पाना में जौहर में उतरे थे, जहां पर दोनों युवक उसमें डूब गए। एक युवक शंकर जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, तो वहीं दूसरा युवक विकास जिसकी उम्र 21 वर्ष थी। दोनों युवक जोड़ में डूबे तो ग्रामीणों ने उनको देखा तो उनको बचाने का प्रयास किया, जिसमें एक युवक 20 वर्षीय शंकर को ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया और उसकी जान बच गई, जो बिल्कुल सुरक्षित है। वहीं दूसरा युवक 21 वर्षीय विकास को ग्रामीणों ने निकालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह गहरे पानी में चला गया और वहां पर बनी दलदल में फंस गया, जहां ग्रामीणों ने उसे निकालने का पूरा प्रयास किया लेकिन उसको नहीं निकाल पाए। वो ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी और पुलिस मौके पर गोताखोरों की टीम को लेकर पहुंची और 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की टीम ने विकास को बाहर निकाला और उसे भिवानी के सामान्य अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि मृत के परिजनों के बयानों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। भवानीखेड़ा से नफी सिंह विबा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को देखने के लिए प्रदेश बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचे। इस दौरान तावड़े ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। हरियाणा के खिलाड़ियों का दम पूरा भारत जानता है। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हरियाणा के खिलाड़ी अपना सिक्का चलाकर ही रहेंगे। तावड़े ने कहा कि हरियाणा में खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं। मैंने खुद महाराष्ट्र में खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए थे, लेकिन यहाँ सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, जो अपने आप में खिलाड़ियों को अलग हौसला देता है। ये भारत का खेल का कैपिटल माना जाता है, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। मैं मानता हूँ कि बहुत सही है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, हरियाणा का आजकल राजनीतिक प्रभारी, वो बात अलग है, लेकिन जिस प्रकार आयोजन यहाँ हुआ है, मैंने भी 2019 में आयोजन किया था, उससे बहुत बढ़िया आयोजन आज यहाँ पर देखने मिल रहा है। क्योंकि हरियाणा के लोग खेल के लिए जो समर्पित है, उससे मुझे लगता है कि हरियाणा का हर बच्चा के खेल में और बढ़िया करेगा और सरकार उनको जो सहायता चाहिए वो देते रहेगी। यहाँ की खासियत ये है कि बच्चे खेलना चाहते हैं, सरकार सहायता करनी चाहती है, यहाँ के जो अफसर हैं वो भी उनको सहायता अच्छी तरह करना चाहते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि हरियाणा इस देश में आगे ज़रूर जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले के बिहोली गांव में करीब 10 एकड़ जमीन पर सरस्वती के किनारे पर एक कुंड बनाया जा रहा है। कुंड के निर्माण कार्य पर हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमिच ने निरीक्षण किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के बिहोली गांव में सरस्वती नदी के किनारे कुंड बनाने की प्रक्रिया जोरों पर है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमिच निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्य का निरीक्षण करने उपरांत कार्य पर संतोष जताया व निर्माण से जुड़ी एजेंसी को निर्धारित समय में उच्च गुणवत्ता का कार्य करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में सरस्वती जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इस कुंड के निर्माण से प्रवासी पक्षियों के रहने की व्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण संतुलन व भूजल स्तर भी दुरुस्त होगा। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चरखी दादरी में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में कार्यरत उप सिविल सर्जन ने अपने जन्मदिवस को पर्यावरण संरक्षण के नाम समर्पित किया है। उन्होंने आज अपने जन्मदिवस पर पौधारोपण किया है और अन्य लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ हमें प्रदूषित वायु से बचाते हैं और अधिक से अधिक ऑक्सीजन भी देते हैं। उनका कहना था कि पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं, इन्हें कम न होने दें, इनका पौधारोपण करके इनकी देखभाल करें। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी के साथ सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।